कंफ्यूजन इस रेगुलेटर में अभी भी बहुत है और कंज्यूमर का तो यही मानना है, काफी पॉजिटिव है इस रेगुलेटर को लेके और उसका यही सोचना है कि बिल्डर्स जो अपनी मनमानी करते थे अब उनकी मनमानी नहीं हो सकती। तो देश में औसत हम आपको बता दें इस बिल से बिल्डर्स लॉबी स्ट्रेस में भी है और मित्तल जी का इस पर क्या कहना है उन्हीं से जानते हैं। मित्तल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बिल से बिल्डर्स लॉबी स्ट्रेस में है, वाकई आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्डर्स लॉबी बहुत स्ट्रेस में है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बिल के आने के बाद ऐसा मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि उसके बाद और परेशानियां बढ़ेंगी, जब तक कि जो दो बातें आपने कही हैं कि सरकार कुछ मदद नहीं करती है और या बाहर से पैसा नहीं आता है। लेकिन देखिए, बात किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा आना या इन्फ्यूज़न करना, गवर्नमेंट को देना, इस सब पे डिपेंड करता है वो बिज़नेस का पोटेंशियल कितना है मार्केट में। आज इतने दबाव में ये मार्केट काम कर रही है, बायर्स नहीं है, मार्केट के अंदर पैसा नहीं है। अब ये बिल आने के बाद एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उसके अंदर 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ इसका भविष्य देखता हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, बात यह है कि सिर्फ बाज़ार से पैसा आ जाना या बाहर से पैसा आ जाने से बात नहीं होती, जब तक कि हमारी जो एथिक्स हैं इसको लेकर और जिसको लेकर बड़ी बड़ी शंकाएं पैदा होती हैं, इसको जब तक दूर नहीं करेंगे ये सेक्टर नहीं ठीक होगा। और ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, जैसी लागू होगी उसके बाद से आप देखेंगे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए, आने वाले दिनों में इसका पॉजिटिव इफेक्ट जरूर नजर आएगा। एक और खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं निरंजन हीरानंदानी, फाउंडर एंड एमडी हीरानंदानी ग्रुप। निरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये रेगुलेटर अब जाहिर है होम बायर्स का यही कहना है कि इसके आने से काफी सहूलियत उन्हें हो जाएगी, लेकिन इस रेगुलेटर का दायरा क्या होगा, इसमें भी अभी कंफ्यूजन है जो बरकरार है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कंफ्यूजन है। एक बात स्पष्ट है कि आज की तारीख में लोग समझते थे कि बिल्डर ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनकी जो रियल हकीकत में जो प्लान सैंक्शन है या जो वो आइटम देने वाले हैं वो क्या है, वो अब तक कंज्यूमर को पता नहीं रहता था जी। ये बिल आने के बाद एक निश्चित बात हो गई है कि ट्रांसपेरेंसी 100% आ जाएगी। कंज्यूमर को ये पता पड़ जाएगा कि उनको कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया कहाँ कितना मिलने वाला है और अम्यूनिटीज क्या मिल सकती है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और कंज्यूमर के द्वारा ये ट्रांसपेरेंसी सबकी मांग थी, सरकार की मांग थी, कंज्यूमर की मांग थी, और मेरे अंदाज से ये बात तो 100% पूरा हो गया है जी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जिसकी लंबे समय से होम बायर की तरफ से मांग की जा रही थी, वो तो चलिए अब इससे जरूर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन ना निरंजन जी ये भी है कि ये तो बात स्पष्ट है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं, रियल एस्टेट बिल के दायरे में आएंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं, अगर किसी ने 5 साल पहले पैसा दिया है उस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अभी तक उसको घर नहीं मिला, उसकी प्रोजेक्ट की सिर्फ नींव रखी गई है, तो उसको किस तरीके से, उस होम बायर को किस तरीके से इस पर फायदा मिलेगा, ये इसके ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बताए हैं कि सब प्रोजेक्ट्स रेगुलेटर के पास आ जाएगा, लेकिन नेचुरली जो ओल्ड स्कीम्स हैं उनको कंज्यूमर कोर्ट्स में जाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो रेगुलेटर आज है विल डिपेंड ऑन फ्यूचर जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद में जो प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आ जाएंगे उनको ये फायदा मिलेगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है उनके लिए आज की तारीख में कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, और काफी कंज्यूमर कोर्ट्स ये जितनी भी शिकायतें हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी की बात है वो आज फ्यूचर कस्टमर्स को मिल जाएगा। लेकिन जो इंटरमीडिएटली है, जो प्रोजेक्ट्स आधे बिके हुए या आधे बने हुए या रास्ते में है, उनको भी ये लागू होगा, ये कानून तो लागू होगा, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होगी, हाउ द इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेटर करेगा, वो अब तक स्पष्ट नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी इस रेगुलेटर की, इस पर भी जरूर अभी सवाल है। ललित कुमार जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। ललित जी, ये बताइए, क्या वाकई आप भी मानते हैं कि इससे बिल्डर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी इस रेगुलेटर के आने के बाद? तो उसके जो सारे इम्पैक्ट होंगे कानूनी या फाइनेंशियल, उसको नजर में लेते हुए वो आगे का काम करेंगे। अब
ये बिल का एक अगर मैं वे करूं, कंपेयर करूं तो क्या हो रहा है। देश में औसत 33 महीने प्रोजेक्ट्स लेट हैं। इनमें से ज्यादातर में बिल्डर्स ने तय वक्त पर पोजीशन नहीं दिया, जबकि ये फ्लैट्स तैयार हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास होने के बाद अब उम्मीद यही जगी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब उन बिल्डर्स पर लगाम कसी जा सकेगी जो प्रोजेक्ट्स डिले का बहाना बनाकर बायर्स की कमाई के साथ खेलते हैं, झूठे विज्ञापन देकर घर की ख्वाहिश रखने वालों की जेब पर डाका डालते हैं। दरअसल बायर्स को जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है वादे के मुताबिक पोजीशन न मिलने की। उद्योग संगठन एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में 3,540 प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई थी, लेकिन इनमें से 2,300 पर अभी तक काम शुरू तक नहीं हुआ है। जिन 1,000 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उनमें भी औसतन 33 महीने की देरी है। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में करीब 14 लाख करोड़ रुपए अटके पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देरी से चल रहे प्रोजेक्ट्स में से 964 प्राइवेट कंपनियों के हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास होने के बाद अब उम्मीद है कि काफी हद तक बायर्स की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। गौरव खोसला, जी मीडिया। निरंजन हीरानंदानी, फाउंडर एंड एमडी हीरानंदानी ग्रुप, लगातार हमारे साथ बने हुए। निरंजन जी, कुछ बिल्डर्स को इस पर भी एतराज है कि ये जो रेगुलेटर है इससे होम बायर्स की मुश्किलें तो काफी हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन सरकारी बाबुओं के लेवल पर जो भ्रष्टाचार होता है, जिन मुश्किलों से बिल्डर्स को गुजरना पड़ता है, मसलन कई लेवल्स पर आपको एनओसी चाहिए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो नहीं आसानी से हो पाता है। तो क्या उनको भी शामिल किया जाना बहुत जरूरी है, ऐसा बिल्डर्स का मानना है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही बड़ी शिकायत बिल्डरों के तरफ से गवर्नमेंट से मांग करी थी, लेकिन उन्होंने माना नहीं कि ये रेगुलेटर उनके ऊपर भी काबू रखेंगे। जहां सरकारी ऑफिसर्स जो हैं ये काम करते हैं, वो जो सपोज उनका प्लान पास नहीं करे या काम नहीं करे या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दे या परमिशन देने में एक अड़चन ला दे, तो इसके ऊपर कोई रेगुलेटर का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं आएगा। ये कानून में नहीं है कि कोई वो ऑर्डर पास कर सके। इसलिए ये बहुत ही बड़ी शिकायत हमारे बिल्डरों के लॉबी के तरफ से है, क्योंकि काफी जो डिले हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सरकारी जो अड़चने हैं बिकॉज ऑफ करप्शन लेवल्स वगैरह वगैरह के उनको पैसे चाहिए और वो परमिशन नहीं देते, तो ये बात अड़चने आते हैं। जी, ये तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो बिल्डर्स को भी फेस करनी पड़ती हैं। हमारे साथ गौरव खोसला भी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। होम बायर्स आपके साथ मौजूद हैं। गौरव, हम चाहेंगे आप इनसे पूछे कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, हालांकि पोजीशन अभी तक नहीं मिला है, सबकी नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन एक जो मुश्किल है जो हर होम बायर फेस करता है अमूमन तौर पर, वो ये कि जो बिल्डर है उनसे बिना पूछे ही प्लान में बदलाव कर देता है। आप इस रेगुलेटर के आने के बाद कम से कम इतनी राहत तो इनको हो जाएगी कि इनकी मर्जी के बिना आप किसी तरीके का प्रोजेक्ट में बदलाव नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल शिल्पा, हमारे साथ बायर्स जुड़े हुए हैं जो इस समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं। सर, एक मुद्दा जो हमेशा अक्सर उठता था कि बिल्डर बायर से बिना पूछे ही प्लान में चेंज कर देते थे। क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें जो है 2/3 अब बायर्स को पूछना पड़ेगा? कोई भी बिल्डर्स को अगर कोई प्लान में चेंज करता है तो ये मुद्दा, ये जो प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक हल हो जाएगी? बहुत हद तक हल हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली लिखा है 2/3 बायर्स के मैंडेट के बगैर कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लेन एंड सिंपल, बायर बिल्डर के बीच में जो भी रेगुलेशन है वो तो आ गया है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल है जो इसको डिस्प्यूट की तरीके से हैंडल करेगा, उसमें नोएडा और ये जो एनसीआर में फ्लड गेट्स की तरह डिस्प्यूट्स आएंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी गवर्नमेंट को पहले से तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है प्रोएक्टिविज्म की। तो जाहिर है कि इस बिल से गौरव साफ है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, होम बायर्स को राहत भी जरूर मिलेगी, लेकिन बस जरूरत है तो इस बिल के सही इंप्लीमेंटेशन की। गौरव, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए थे ललित कुमार जैन, सीएमडी कुमार अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड, आपका भी बहुत शुक्रिया। AK मित्तल हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी भी बने हुए थे। निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सचिन संदीर भी इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।